दोस्तों नमस्कार। सियासत का खुलापन, सियासत का रंग। इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि खुला आसमान भी इस देश की सियासत के खुलेपन के सामने छोटा लगने लगे। सियासत में भी कुछ लिहाज किया जाता है लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जब सियासत अपने आप को खुले तौर पर रख दे तो फिर बचेगा क्या? यह सवाल भारत के वोट की राजनीति में सियासत करती हुई सत्ता के उस मिजाज से समझा जा सकता है जहां कल तक बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के चुनाव आयुक्त को चुनेंगे। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले सरकार राष्ट्रपति के पास नाम को भेजती थी, सिफारिश करती थी और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते थे। लेकिन अब पहली बार जब से संसद में कानून बना, जब से सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां संसद के भीतर सत्ता की चाहत के साथ उड़ा दी गई, उसके बाद 14 तारीख को जब पहले चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं अनूप चंद्र पांडे जी, तो उनकी जगह जो नया चुनाव आयुक्त आएगा उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री होंगे, उनके साथ बैठेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह और औपचारिकतावश तीसरा नाम होगा इस देश में विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी का। अब अधीर रंजन चौधरी कितना भी विरोध कर ले, लेकिन नाम तो वही जाएगा जिस पर मोहर प्रधानमंत्री लगाएंगे और देश के गृह मंत्री उस नाम से कोई दूसरा नाम चुन ले, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या पहली बार इस देश के भीतर में जिस चुनाव आयोग को इस देश में 2 महीने बाद इस देश को चुनाव सफलतापूर्वक करना है, पारदर्शी करना है, न्यायपूर्ण तरीके से दिखाई दे यह भी बताना है, यानी सब कुछ बेहतर है, यह सब कुछ करना है, उसी चुनाव को लेकर जिस व्यक्ति को आने वाले वक्त में अब चुनाव आयोग को संभालना है, वो शख्स की नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिनको लेकर ही चुनाव 2 महीने बाद होने हैं। यह पहला हिस्सा है उस खुली राजनीति का जिसमें कुछ छुपाना नहीं है, क्योंकि जिन 5 नामों पर मुहर लगी है उन 5 नामों को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 और सेक्रेटरी पहले बैठे। लगभग 40 नामों में से उन्होंने 5 नाम निकाले। वो 5 नाम पर बैठने के लिए देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी बैठे और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी थी और इन 5 नामों में से अब प्रधानमंत्री की मोहर लगेगी। यानी एक सहमति के साथ और पारदर्शिता के साथ अगला चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाएगा। तो चुनाव आयोग कैसे काम करेगा यह कोई बताने की जरूरत आज इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज 9 तारीख है और ठीक 1 महीने के बाद यानी 9 मार्च या 10 मार्च लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा। इस दौर में 2-3 राज्यों में चुनाव आयोग का घूमना बचा हुआ है, तो वो वहां भी चले जाएंगे। यह तो दरअसल पहला चैप्टर है उस लोकतंत्र का जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री को सब कुछ तय करना होता है और जो सब कुछ तय करना होता है उसमें पहली बार इस देश ने देखा कि इस देश के भीतर में जो भारत रत्न हैं उनका ऐलान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सामान्य तौर पे वो राष्ट्रपति किया करते थे, क्योंकि 2014 का जो आखिरी नाम आपके जहन में आएगा सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न दिया गया तो राष्ट्रपति भवन के जरिए उसका ऐलान हुआ था। लेकिन अब प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जरिए जानकारी देश को मिल जाती है कि किसे भारत रत्न दिया जा रहा है और भारत रत्न भी सियासत का हिस्सेदारी के तरीके में आकर खड़ा हो जाएगा। लगता नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा सम्मान है जो देश के नाम के साथ जुड़ा है और भारत रत्न की कतार में आज 3 नाम और जुड़ गए। इससे पहले 2 नाम और जुड़े थे और तमाम पुराने रिकॉर्ड टूट गए, जो कि किसी 1 बरस नहीं बल्कि 1 महीने के भीतर 5 भारत रत्न इस दौर में सम्मान योग्य पा लिए गए और राजनीतिक तौर पर चर्चा शुरू हो गई कि दरअसल ये भारत रत्न राजनीति को प्रभावित करने के लिए है। इस पूरी कड़ी में जो 3 नाम आप निकल कर आए उसमें एक नाम तकरीबन 1 महीने से कम वक्त में देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह का भी नाम है
और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, यह उनके पोते जयंत चौधरी की इच्छा थी और उससे पहले उनके पिता अजीत सिंह की भी इच्छा रही। लेकिन चुनाव नजदीक है, जयंत चौधरी इंडिया के साथ हैं, इंडिया यानी विपक्ष का गठबंधन, तो ऐसी सियासत कौन साधेगा जिस सियासत का सीधा मकसद इंडिया के भीतर ना सिर्फ सेंध लगाना हो बल्कि गारंटी के साथ सेंध लगाना हो कि आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। तो क्या यह एक राजनीतिक ऐलान धीरे धीरे भारत की इस पूरी सियासत को हड़पने को तैयार है, जहां पर जिस रूप में वोट मिल जाए? क्योंकि बहुत सारे नाम कोई भी ले सकता है। मायावती जी ने ही नाम ले लिया कि कांशीराम जी को क्यों नहीं भारत रत्न, कुछ और नाम भी उभर सकते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि किसी नाम को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, ये 3 नाम निकल कर आए और इससे पहले 2 नाम यह देश देख चुका है। जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का ऐलान किया गया तो अगले 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। और आज जब चौधरी चरण सिंह का जिक्र हुआ भारत रत्न के साथ और मीडिया पहुंची जयंत चौधरी के पास, तो उन्होंने कहा अब क्या बचा है। हमें लगता है ये सुन लेना चाहिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी कि दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया और श्रेय सबको जाना चाहिए। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। जाहिर है जयंत चौधरी बार बार अपने पिता अजीत सिंह को याद कर रहे हैं। अजीत सिंह के जन्मदिन की तारीख 12 फरवरी है। छपरौली में जहां से चुनाव लड़ा करते थे और जहां की राजनीतिक जमीन को चौधरी चरण सिंह ने अपनी राजनीति से सींचा था, उस जमीन पर चौधरी अजीत सिंह की आदमकद प्रतिमा अनावरण के लिए तैयार है और अब प्रधानमंत्री को चाहते हैं जयंत चौधरी की वो आएं और चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करें। राजनीतिक तौर पर यह बड़े गर्व की बात है कि किसी परिवार से किसी जुड़े ऐसे शख्स को जिसने इस देश के भीतर में राजनीतिक ताकत के साथ सत्ता चलाई हो, आजादी के संघर्ष में रहा हो, उसे भारत रत्न से नवाजा जाए। लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थिति शायद कुछ और है। एक झटके में पीवी नरसिम्हा राव उस बाजार की राजनीति की दिशा को देने वाले जिन्होंने भारत की पूंजी को पहली बार आवारा बनाया, उस बाजार की अर्थव्यवस्था को इस देश की सिस्टम के साथ जोड़कर इससे पहले नेहरू काल में चली आ रही समाजवादी सोच को न सिर्फ खत्म किया बल्कि दुनिया के बाजार में भारत को लाकर इस तरीके से खड़ा किया कि यहां की पूंजी दिन दुगनी चार चौगुनी बढ़ने लगी। यह तो एक सियासत का खुलापन हो सकता है कि एक तरफ MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक रहे, उन्होंने बताया किस तरीके से कौन से धान के जरिए किस तरीके से उत्पादन बढ़ सकता है और इस देश ने हरियाणा और पंजाब में खास तौर से हरित क्रांति देखी जहां बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो काम किसी सम्मान के लिए नहीं कर रहे थे, इस देश की जरूरत के साथ कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक मैदान में पीवी नरसिम्हा राव झटके में प्रधानमंत्री बने और आज भारत रत्न से नवाजा गया। चौधरी चरण सिंह को भी नवाजा गया, जिनकी पहचान जब भी वो भाषण देते थे तो किसानों के नाम, जमीन की माप, पैदावार का पूरा हिस्सा यानी आंकड़ों के साथ रखते थे। भारत रत्न से नवाजे गए। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को किस तरीके से जनसंघ और RSS के भीतर से निकालकर सत्ता तक का रास्ता बनाया, यह उनकी पहचान के साथ जुड़ा है।
कर्पूरी ठाकुर, ये नाम का भी जिक्र हो जाए, जिन्होंने आरक्षण या राहत रियायत जो पिछड़ा तबका है उसके साथ कैसे जोड़ा जाए और खुद को अपनी गरीबी और अपनी जरूरतों को सीमित रखते हुए राजनीति को साधा, वह भी भारत सम्मान से सम्मानित है। इस पूरी प्रक्रिया में 1954 में पहला भारत रत्न राजगोपालाचारी को मिला था और लगभग सफर कीजिएगा 60 बरस का, तो यानी 2014 तक, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, 43 भारत रत्न दिए गए और इस 10 बरस के भीतर 10 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें 5 अभी और इससे पहले 5 और को 2015 और 2019 में दिया जा चुका है। राजनीतिक तौर पर किसे भी लग सकता है कि दरअसल क्या वाकई प्रधानमंत्री का हर ऐलान उसकी राजनीति से जुड़ा होता है, या इस देश की राजनीति ही दरअसल सिस्टम में बदल चुकी है और सिस्टम का मतलब ही सियासत है। क्योंकि इस सियासत का एक चेहरा तो संसद के भीतर भी खुले तौर पर नजर आया जब कोई सरकार 10 बरस पूरा करे और अपने 10 बरस के कच्चे चिट्ठे की तुलना बीते 10 बरस की उस अर्थव्यवस्था से करने लगे जिस दौर की अर्थव्यवस्था की धमक को पूरी दुनिया ने माना और दुनिया मान रही थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने नकार दिया, इनकार कर दिया। जब दुनिया विश्व मंदी के दायरे में थी 2008-9 में, उस दौर में मनमोहन सिंह की अर्थनीति को मौजूदा वक्त में निर्मला सीतारमण ने अपने वित्त मंत्रालय के जरिए बताया कि इस दौर में उन्होंने कितने शानदार तरीके से काम किया है। सवाल ये नहीं है, सवाल है ये छोटी बातें हैं। सवाल तो ये है कि इस दौर में जो मीडिया की भूमिका है वह भी कोई सवाल खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। कौन बताएगा कि इस दौर में जो कोयला खनन है, जिसको लेकर इस सरकार कह रही है कि कैसे उस राख को उन्होंने हीरे में तब्दील कर दिया, वो हीरा किसके कब्जे में है, किस कॉरपोरेट के कब्जे में है, और इसी दौर में कोल इंडिया उत्पादन करे और बाहर से कोयला आयात लगातार इतना ज़्यादा किया गया कि वो पहले की सरकारों की तुलना में कहीं ज़्यादा आयात हो रहा था। वजह ये थी कि यहाँ पर कोयला खदान से निकलने के बाद महंगा था, बाहर के बाजार में सस्ता था, और उसको मंगाने के दौर में भी एक कॉरपोरेट हाउस को उससे लाभ मिलता चला गया। राजनीति का ऐसा खुलापन इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा और यहीं पर शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वाकई इस देश के भीतर में अगर चुनाव आयोग आपके पास है, मीडिया आपके पास है, संसद के भीतर जो भी कहा जाएगा वही सब कुछ सच है और इसको दिखाने बताने की स्थिति में वही तबका आकर खड़ा है जिसका काम है सवालों को करना, तो इसके बाद बचा क्या? और ऐसे में क्यों प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया जाए या ना किया जाए? अगर राजनीतिक तौर पर ये तमाम ताकतें एक साथ किसी भी नेता के साथ जोड़ दी जाए, वो नेता राजनाथ सिंह हो सकते हैं, वो नितिन गडकरी हो सकते हैं, वो निर्मला सीतारमण हो सकती हैं जो चुनाव जीती नहीं, अभी तक लड़ी नहीं है, वो नेता पीयूष गोयल हो सकते हैं, भूल जाइए इन सबको। आपको बीजेपी के भीतर कोई एक कार्यकर्ता वैसा ही निकल कर आए जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर इस दौर में 3 राज्यों में दिल्ली के जरिए जो नियुक्ति हुई, उन नेताओं के कद को देखिए और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को चुन लीजिए, वो चाहे एबीवीपी का कोई कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, कोई छात्र नेता ही क्यों ना हो, उसको चुन लीजिए और कहिए कि इन्हीं के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन जैसे काम करा है वैसे करते रहेगा, मीडिया जैसे काम कर रही है वैसे काम करती रहेगी, संसद के भीतर उठते हुए सवाल और सभापति का उस पर निर्देशों को जारी रहना वैसे ही रहेगा। इस देश की नौकरशाही वैसे ही काम करेगी जैसी कर रही है। इस देश की अदालतों के भीतर से भी फैसले उसी तर्ज पर आएंगे या सुरक्षित रखे जाएंगे जिस तर्ज पर इस दौर में रखे जा रहे हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला सुरक्षित है और आवाज इसलिए उठाई गई कि इस पर रोक लगाई और उस पर फैसला सुरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की डील इस दौर में चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो इलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं 2024 के जनवरी तक के महीने में भी 700-800 करोड़ की डील इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को मिल गई, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को मिली। तो अदालतों की भूमिका हो, नौकरशाही की भूमिका हो, इस देश की एजेंसियों की भूमिका हो, इस देश में चुनाव आयोग की भूमिका हो, इस देश के भीतर मीडिया की भूमिका हो, और उसके बाद भारत रत्न का ऐलान भी प्रधानमंत्री एक ट्वीट के जरिए करने लगे, तो फिर प्रधानमंत्री पद पे कोई बैठे
वो किसी भी आंकड़ों को सामने रखे आप सवाल कैसे करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बिजनेसमैन, इनको बीते 10 बरस में 25 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए? लिए नहीं गए, दे दिए गए, कर्ज के नाम पर दिए गए और उसको माफी दे दी गई। कैसे बताएंगे कि इस देश के सरकारी बैंकों में तकरीबन इस 25 लाख करोड़ में से सीधे सीधे जो वहां के बुक में दर्ज है बैंकों के, उसके भीतर लगभग 15 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे किताब से हटा दिए गए, ये कहते हुए कि देखिए बैंक मुनाफे में है। अब कैसे कहेंगे कि उसी मुनाफे की परिस्थिति इसलिए लाई गई कि जो रिकवरी हो रही है उसको मुनाफे में दिखा देना है? आप कैसे कह सकते हैं कि इस देश के पीएसयू जो 254 से 274 पहुंच गए, जो प्रधानमंत्री जिसका जिक्र कर रहे हैं, और किसी मीडिया ने कोई सवाल नहीं पूछा और पूछा नहीं कि दरअसल वो 20 पीएसयू कौन से हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पीएसयू को आपने 3 हिस्सों में बांटकर गिद लिया है? कोई पूछेगा सवाल? कोई बताएगा कि इस दौर में जो सड़कें भी बन रही थी, उन सड़कों को माप क्या थी? अगर वो 6 लेन थी तो एक साथ मान लिया गया कि 1 किलोमीटर तक बना कोई सड़क, तो वो 1 किलोमीटर नहीं गिना जाएगा। 6 लेन है तो 6 किलोमीटर गिना जाएगा। किसी ने बताया क्या? कोई बताएगा इस दौर में कितनी बड़ी तादाद में टोल से वसूली शुरू हो गई? कोई बताएगा इस दौर में किस तरीके से रेल भाड़ा बढ़ा दिया गया, वंदे भारत नई ट्रेन लाकर, और उसी जगह से चलकर उसी जगह पहुंचने की ट्रेन की कीमत इस दौर में लगभग 3 गुना से लेकर 6 गुना तक बढ़ गई? कोई बताएगा? क्या वाकई कोई बताने की स्थिति में है इस देश के भीतर में जो निजी हाथों में जो इस देश की संपत्ति दी गई, इस देश के अलग अलग मंत्रालयों से जो 6 लाख करोड़ का जो प्राइवेटाइजेशन का आंकड़ा था जो सौंपा गया, वो दरअसल क्या था और उसके जरिए इस देश को क्या लाभ हुआ? कोई बताएगा? क्या कोई वाकई बताएगा इस देश के भीतर खुलते हुए एम्स जो हैं उसमें कितने एम्स पूरी तरीके से काम कर रहे हैं? या इस दौर में दिल्ली का एम्स भी कहीं बीमार तो नहीं हो चला है? क्या कोई बताएगा दिल्ली जैसी जगह में एमआरआई की मशीन सिर्फ 3 है और डेट लेने के लिए आपको 1 साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है? कोई बताएगा? क्या वाकई कोई बताएगा कि किसानों की आय जो थी अब लागत से कम हो चली है? और इन सब के बीच जो मजदूरों में तब्दील होते थे, दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते थे, जिसमें खास तौर से झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, इन जगह में किसानी करने वाले मजदूरी में तब्दील होकर कितनी बड़ी तादाद में बढ़ गए? कोई बताएगा? क्या कोई बताएगा कि प्रवासी मजदूरों की तादाद इस देश के भीतर बढ़ गई है? और कोई बताएगा कि वही प्रवासी मजदूर जब मनरेगा से जुड़ने निकले तो जॉब कार्ड तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा रद्द करने पड़ गए, क्योंकि एक तरफ बजट नहीं, पैसा नहीं, काम नहीं, और दूसरी तरफ बढ़ती हुई मजदूरों की तादाद? कोई बताएगा क्या? क्या कोई बताएगा इस दौर में किसानों की बदहाली और उसके बाद उनका एमएसपी की सिर्फ मांग करना भी सरकार के गले से नहीं उतर रहा है? कौन बताएगा? और अगर यह परिस्थिति आर्थिक तौर पर है तो इस देश के भीतर सामाजिक परिस्थितियों में किस तरीके से भिन्नता आ गई है, और राजनीति साधने के लिए वोट की राजनीति के तहत कभी एक जाति का जिक्र होता है, कभी दूसरी जाति का जिक्र होता है? कौन बताएगा? अगर राजनीति का यह मिजाज इतना खुल चुका है भारत के भीतर में, तो क्या संसद और क्या सड़क और क्या प्रधानमंत्री और क्या एवीपी का कोई छात्र नेता, किसी को भी खड़ा कर दीजिए और उसके बाद कहिए कि इसे चुनाव जीतना है, 2/3 से ज्यादा सीटें लानी है। और यहीं से शायद एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, तो ऐसे में क्या विपक्ष और विपक्ष के भीतर सिमटे हुए लोग, जिन्हें आप नेता कहते हैं, हम उन्हें लोग कहेंगे क्योंकि नेता शब्द बड़ा होता है, स्टेट्समैन तो और बड़ा होता है। स्टेट्समैन का मतलब यह नहीं है कि आप इस देश के स्टेट्समैन को भी ऐलान करें कि आपको हम भारत रत्न मान रहे हैं, ऐसी जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन यह हो गई। एक पूरी प्रक्रिया होती है हर चीज की, वो पूरी प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती है अगर पीएमओ ने ऐलान कर दिया तो, अगर प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया तो, बाकी कोई चीज मायने रखती नहीं है। तो कौन सा सिस्टम और चेक एंड बैलेंस का कौन सा संविधान जो नौकरशाही से चेक एंड बैलेंस कराता है, जो इस देश के न्यायपालिका से चेक एंड बैलेंस कराता है, जो 4th स्टेट को यह पावर देता है कि आप सवाल खड़े कीजिए? जब
चेक एंड बैलेंस नहीं है, जब सिस्टम अनुकूल नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जिसकी शपथ लेकर इस देश के भीतर सिस्टम चलाने की परिस्थितियां हैं, तो इससे खुली राजनीति और क्या हो सकती है? यह आसमान तो छोटा पड़ जाएगा। और भारत के भीतर की परिस्थिति को अगर और इसकी और माइनॉरिटी के साथ आप देखेंगे, इसके भीतर के तत्वों को अगर आप खोजना शुरू करेंगे, तो हो सकता है आपके जहन में एक नया सवाल इस दौर में निकल कर आ जाए कि सत्ता बताती है कि दरअसल ये लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भेदने के लिए पूरे देश का पूरा सिस्टम लग जाता है। आप कहेंगे कैसे है? पहले प्लानिंग कमीशन थी, अब नीति आयोग है। पहले प्लानिंग कमीशन इस देश में 5 साल की नीतियों को बनाती थी, अब नहीं बनाती है। अब नीति आयोग को एक आंकड़ा दिया जाता है कि आपको इस आंकड़े पर काम करना है। वो आंकड़ा गरीबी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। उनका कहना था 25 करोड़ को अगर गरीबी रेखा के ऊपर ले जाना है, तो फिर नीति आयोग लग गया। उसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन खींची और उसमें बताना शुरू किया कि किसी भी घर का कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो गरीब नहीं होगा, किसी के घर में कोई अगर सिलेंडर पड़ा है तो वो गरीब नहीं होगा। यानी आर्थिक तौर की परिस्थितियों ने इस देश के भीतर में सामाजिक रेखा को भी मिटा दिया। और जो आंकड़े निकल कर आने लगे वो सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जिले दर जिले इस बात को लेकर घूमने लगे कि वहां से कोई अपराध का आंकड़ा भी पिछले बरस की तुलना में अब कम होना चाहिए। यानी आने वाले वक्त में जब आप एनसीआरबी का डाटा देखें तो आप एक चीज नोट कीजिएगा, 2016, 17, 18, 19, 20 में जो आंकड़े थे वो आंकड़े कहीं आने वाले वक्त में बदल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार के आंकड़े कहते हैं कि ये देश में प्रोग्रेस हो रही है। तो ऐसे में हर बीता हुआ साल इस साल की तुलना में ज्यादा कमजोर होगा और ये साल ज्यादा बेहतर के साथ होगा। तो आंकड़े अगर अपराध के होंगे तो वो आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। और कितना कम कर दें, कम करते करते एक जगह तो ऐसी आएगी जहां पर पता चलेगा कि अब आपको अपराध कोई हुआ ही नहीं। मान लीजिए 10 में से 8 जगह पर एफआईआर दर्ज है, 8 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई। अब वो कम हो जाएगी, 7 जिले हो जाएंगे, फिर 6 जिले हो जाएंगे, फिर अपराध की संख्या 5 होगी, 4 होगी, 3, 2, 1, 0 तक तो नहीं जा सकता है। तो इसका उपाय है कि एक रोटेशन में लेके आइए, 5 साल पहले की परिस्थिति को बदल दीजिए, फिर धीरे धीरे नोट करना शुरू कीजिए और ये साइकिल चलती रहे आंकड़ों के लिहाज से। यानी इस देश के भीतर का सच जो भी निकलकर हर क्षेत्र को लेकर आता है वह भी एक झटके में गायब हो जाए। कल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आंकड़े नजर आते थे, आपको अब नजर नहीं आते होंगे, क्योंकि खुली राजनीति है, सब कुछ खुलापन है। और इतने खुलेपन के बाद अगर हम इलेक्शन कमीशन का आखिर में आपसे जिक्र कर लें, ये कहते हुए कि दरअसल 45 ब्यूरोक्रेट्स का नाम सामने आया पहली लिस्ट में। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 लोग बैठे जिन्होंने उसमें से 5 को छांटा। उसमें रिटायर्ड आईएएस और आईआरएस थे। उसमें कौन नजदीक है सरकार के और कौन कितनी दूर है सरकार के, किसके पास कौन सा अनुभव है और अनुभव काल के दौर में उसने कौन सा ऐसा काम किया है जिसको लगेगा कि सरकार के अनुकूल वो काम कर सकता है। क्योंकि चुनाव आयुक्त की 6 बरस की मियाद होती है और 65 साल तक उसको होना चाहिए। तो जो नए चुनाव आयुक्त पे कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरी और मिलकर बैठे और उसके बाद ये पूरी लिस्ट जब कानून मंत्रालय यानी कानून मंत्री के सामने आया और वो जब बैठे और उसके बाद जो प्रधानमंत्री के साथ विमर्श की परिस्थिति आई, उसमें से जो एक नाम है उस नाम पर मुहर लग जाएगी। और इस बार राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति भवन में ऐलान के बाद पता चलेगा कि इस देश के भीतर में वह चुनाव आयोग जिसकी भूमिका इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ी होती है, वह व्यक्ति कौन है, इसकी जानकारी ऐलान के बाद उन्हें मिलेगी। और यह भी पहली बार होने जा रहा है। तो सब कुछ इतना खुला है कि खुला आसमान छोटा पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।